मुंह खुलेगा, यानी इन दोनों दांतों के बीच का जो गैप है वो 5 mm से कम होगा या मुंह बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। रीजन के अंदर इंजेक्शन देकर या छोटी सर्जरी करके उसको आप ठीक करवा सकते हैं। बढ़ चुकी है कि अब उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सुमित और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मेरे व्यूअर में से जो भी लोग पान गुटखा खाते हैं और उसकी वजह से उनका मुंह खुलना बंद हो गया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो टॉपिक का नाम है उसको OSMF यानी कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहा जाता है। आसान भाषा में बताऊं तो मुंह का ना खुलना, या जो लोग पान सुपारी खाते हैं और बाकी चीज़ों का यूज़ करते हैं और उनका मुंह खुलना बंद हो गया है, वो इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए जानते हैं ये OSMF है क्या चीज़। कई बार हमने देखा है कि लोग ये समझते हैं कि OSMF एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो लोग गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे या सुपारी खाएंगे, मुंह खुलना बंद हो जाएगा और उसके बाद अगर वो ये सब चीज़ें छोड़ देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि OSMF एक प्री कैंसरस कंडीशन है और अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो ये आगे जाके आपको परेशान कर सकता है। तो OSMF आखिर होता क्या है? OSMF में यूजुअली जो आपके गाल हैं वो काफ़ी टाइट हो जाते हैं और टाइट होने की वजह से आपका मुंह खुलना बंद हो जाता है। और गाल टाइट होते क्यों हैं? क्योंकि आप पान या सुपारी का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से गाल आपके टाइट होना शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादातर आपको 25 से 35 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा देखा गया है और ये इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन यूजुअल जो एज है 25 से 35 साल है और ये ज़्यादातर इंडिया और एशियन कॉन्टिनेंट्स में देखा जाता है। तो अब हम जानेंगे कुछ ऐसे रीज़न्स जिनकी वजह से OSMF देखा जाता है। सबसे पहला और मेन रीज़न है सुपारी यानी कि एरिका नट का यूज़ करना या फिर पान के पत्तों का यूज़ करना, जिसे हम बीटल लीफ भी बोलते हैं। अब इनके अंदर ऐसा क्या होता है? देखिए, एरिका नट के अंदर और बीटल लीफ के अंदर जो टेनिन्स और एल्केलॉइड्स, दो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से OSMF होता है। तो टेनिन्स और एल्केलॉइड करते क्या हैं? जो एल्केलॉइड है, जैसे कि एरिकाडीन एक नाम का एल्केलॉइड है, तो जब आप सुपारी का या पान के पत्ते का यूज़ करते हैं तो एरिकाडीन जो है चूने के साथ मिलकर, जो चूना उसमें मिलाया जाता है उसके साथ मिलकर वो आपके मुंह में जो है वो अवेलेबल हो जाता है और उसकी वजह से जो आपके गाल हैं उनके अंदर एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं कोलेजन। तो वो कोलेजन जो है, वो जो पुराना कोलेजन बना हुआ है वो ख़त्म होना बंद हो जाता है और ज़्यादा कोलेजन बनने लग जाता है। तो ज़्यादा कोलेजन बनने की वजह से वहाँ पे स्टिफनेस यानी कि कड़कपन आ जाता है, तो गाल आपके कड़क हो जाते हैं। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि उनको OSMF है कि नहीं, वो सिंपली अपनी एक फिंगर लेके अपने मुंह के अंदर गाल पे ऐसे चलाएंगे तो उनको बैंड महसूस होंगे, मतलब लंबी रस्सियां जैसी उनको महसूस होंगी। तो अगर वो रस्सियां बन चुकी हैं, इसका मतलब कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स यानी कि जो खून की नालियां हैं वो पतली होके सिकुड़ चुकी हैं और कोलेजन बहुत ज़्यादा वहाँ पे बन चुका है। तो अब हम जानेंगे कि ये और किन कारणों से होता है। कई बार ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी होता है, जैसे कि आपको आयरन की कमी है, विटामिन B की कमी है, माइल न्यूट्रिशन है, कोई मल्टीविटामिन्स की कमी है आपको, तो ये उसकी वजह से भी होता है। कई बार ये जेनेटिक भी होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने देखा है कि पेशेंट कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा है फिर भी उसको माउथ ओपनिंग बहुत कम होती जा रही है। तो कभी कभार, बहुत रेयर केसेस में ये जेनेटिक भी होता है। अब जिन लोगों को ये चीज़ हो चुकी है उनको ये पता होना चाहिए कि वो अभी किस स्टेज में है। यूजुअली बुक्स के हिसाब से मैं जाऊँ तो इसको 5 फंक्शनल क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। 5 फंक्शन मतलब कि कितना मुंह खुल रहा है उस हिसाब से इसको बांटा गया। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, तो आप भी को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो आप घर में ही डायग्नोस कर पाएंगे कि मेरी कौन सी स्टेज है। यूजुअली इसमें 5 स्टेज होती हैं। तो और इन स्टेजों को नापने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है
वो रखा गया है कि सामने वाले ऊपर और नीचे के जो दांत का ये ऊपर का पार्ट है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, ये दांतों के बीच का गैप कितना है जब आप मुंह खोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज होती है, तो उसके अंदर जो ये गैप है ये आपका 35 mm, ये यहाँ पर इस एज और इस एज के बीच का जो गैप है ये आप स्केल से ऐसे नाप सकते हैं। 35 mm से अगर ज़्यादा है तो आप स्टेज 1 में हैं। स्टेज 2 में ये जो इन दोनों के बीच का गैप है ये आपका 25 mm से 35 mm के बीच हो जाता है। थर्ड स्टेज में ये गैप आपका 15 mm से 25 mm के बीच हो जाता है। और फोर्थ स्टेज में ये 5 से 15 mm के करीब रह जाता है, यानी कि शायद सिर्फ इतना। और फिफ्थ स्टेज में ये 5 से भी कम, यानी कि इतना सा मुंह हो जाता है, यानी कि इतना ही बड़ा मुंह खुलेगा, यानी इन दोनों दांतों के बीच का जो गैप है वो 5 mm से कम होगा या मुंह बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो आप भी स्केल से नाप के देख सकते हैं कि आप कौन सी स्टेज में चल रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये जो स्टेजेस हैं इनके अंदर आपको और क्या क्या पता चलता है। स्टेज 1 में जहाँ पे आपकी माउथ ओपनिंग 35 mm के करीब है और आप अभी भी गुटखा और पान सुपारी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि आपके मुंह में जो है जलन होना शुरू हो गई है। अब मसालेदार चीज़ें नहीं खा सकते, थोड़ी सी भी मिर्च आपको लगेगी और जो अंदर का गाल का कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। बार बार आपको छाले होंगे मुंह में। और इसके अंदर चीक की फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी नॉर्मल होती है, मतलब चीक अभी टाइट नहीं हुए होते हैं। तो इस स्टेज में अगर आप पान सुपारी गुटखा का यूज़ करना छोड़ दें तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है। साथ में आप न्यूट्रिशन अच्छा लें, अच्छे से खाना खाएं, तो ये कंडीशन रिवर्सिबल है स्टेज 1 के लिए। स्टेज 2 में आपका 2/3 हिस्सा यानी कि मुंह का 2/3 पार्ट जो है वो इफेक्ट हो जाता है। इसमें भी आपको ब्लैंचिंग यानी कि कलर चेंज और ड्राइनेस और बैंड आपको फील होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आप उंगली डालकर अंदर से चेक करेंगे तो आपको गालों के अंदर बैंड अपने फील होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें जो आपकी चीक की फ्लेक्सिबिलिटी है यानी गाल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो 33% तक कम हो जाती है और माउथ ओपनिंग आपकी 25 से 35 mm के बीच हो जाती है। अगर आप इस स्टेज में हैं तो इसके अंदर आपको अपनी हैबिट को छोड़ना पड़ेगा और जहाँ पर वो अंदर फाइबर्स बने हुए हैं वहाँ पर आपको इंट्रालीजनल इंजेक्शन यानी कि जो इंजेक्शन है उसको उस लीजन यानी उस जगह के अंदर दिया जाता है। छोटा सा इंजेक्शन होता है, पॉइंट पॉइंट करके उसको उस जगह पे दिया जाता है और साथ में स्टीरॉयड थेरेपी चलती है और तो उससे वो आपका रिवर्स हो सकता है और प्रोग्नोसिस अच्छा है, यानी कि स्टेज 2 में भी ये रिवर्सिबल है। स्टेज 3 में जब आप आ जाते हैं तो जो फाइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चीक की फ्लेक्सिबिलिटी 66% तक कम हो जाती है और जो इसका ट्रीटमेंट पार्ट है इसमें आपको फिर सर्जरी ही करवानी पड़ती है और प्रोग्नोसिस इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब कि फेयर आप कह सकते हैं। और स्टेज 4 में जहाँ पर आपकी माउथ ओपनिंग 15 mm से 25 mm तक होती है वहाँ पर आपको अंदर जो है वाइट पैचेस दिखना शुरू हो जाएंगे या रेड पैचेस दिखना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम एरिथ्रोप्लेकिया एंड लोकोप्लेकिया कहते हैं। और अगर मैं हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस में जाऊं तो ये शायद मैलिग्नेंसी यानी कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा यानी कि कैंसर में बदल चुका होता है और इसका जो ट्रीटमेंट है ये आदत छोड़ने से ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपको सर्जरी ही करवानी पड़ेगी और बायोप्सी करवानी पड़ेगी, यानी कि उस जगह से टुकड़ा लेकर आपको जांच के लिए भेजना पड़ेगा कि इसमें किस तरह का कैंसर बन चुका है। और स्टेज 5 में भी सेम ही ट्रीटमेंट है, बस आपका मुंह बिल्कुल खुलना बंद हो जाता है या 5 mm से कम खुलता है। तो ये सारी क्लासिफिकेशंस हैं और आपने एंड में देखा कि स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक पहुंचते पहुंचते जो नॉर्मल सा एक मुंह ना खुलने की जो बीमारी आपको समझ आ रही थी वो कैंसर में बदल चुकी है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन आपको ये आदतें छोड़ देनी चाहिए। तो ट्रीटमेंट की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बता ही दिया है, तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि शुरू की जो स्टेजेस हैं उसमें अपनी आदतों को रोकना यानी सीजेशन ऑफ हैबिट्स,
बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी आदत छोड़ देते हैं और न्यूट्रिशन अच्छे से लेते हैं तो आपकी ये जो चीक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वापस आ जाएगी और ये कंडीशन पूरी तरह से रिवर्स हो जाएगी और प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छा रहेगा, यानी आगे के लिए फ्यूचर में ये दोबारा के चांसेस बहुत कम है। और दूसरा, अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से ये है तो आपको न्यूट्रिशन अच्छे से लेना है और न्यूट्रिशन लेने के बाद यानी कि आयरन की टैबलेट्स लेनी है, आपको विटामिन बी लेना है, जो भी मतलब कि पॉसिबल है, ग्रीन वेजिटेबल्स वो सब आपको लेनी है। ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है और अल्कोहल और स्मोकिंग से भी दूर रहना है। और जब ये बात सेकेंड और थर्ड स्टेज में पहुंच जाती है तो जैसे कि मैंने बताया था कि लीजन के अंदर इंजेक्शन देकर या छोटी सर्जरी करके उसको आप ठीक करवा सकते हैं। और लास्ट की जो स्टेजेस होते हैं उसके अंदर सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन वो अब मैलिग्नेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आगे फ्यूचर के लिए वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो यूजुअल जो आपको ये चीज़ें आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे OSMF है, तो मुंह खुलना आपका बंद हो जाएगा, उसमें आपको मिर्च लगेगी, थोड़ा सा भी आप खाना खाएंगे तो काफ़ी मिर्ची लगेगी और जो मुंह के अंदर बार बार आपको छाले होंगे, मुंह सूखा रहेगा। तो ये सारी कंडीशंस OSMF के अंदर होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये OSMF का टॉपिक समझ आया होगा और अगर आप इस किसी भी स्टेज में हैं तो तुरंत अपना इलाज अपने डेंटिस्ट के पास जाकर पूछें और अच्छी ज़िंदगी जिए। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई समय मिलते ही करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।